हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारेसिस विजन। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की मॉडर्न नॉवेल्स को लेकर के, जहां पर हमने ई.एम. फॉस्टर, विलियम गोल्डिंग जैसे ऑथर्स को लेकर के बात किया। जहां पर हमने आपको बताया कि ई.एम. फॉस्टर ने क्या किया कि वो काफी एक अच्छा समय इंडिया में स्पेंड करते हैं और उसी का आउटकम होता है कि उनकी नॉवेल, फेमस नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया पब्लिश होती है, जहां पर वो दिखाते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न की रिलेशनशिप किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। और अभी वो शायद टाइम भी नहीं आया है कि दोनों ईस्ट और वेस्ट को हम एक कर सकें। इसके बाद हमने कई सारे ऑथर्स, जेम्स जॉयस के यूलिसिस के बारे में बातें की, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बातें की, फाइनली हमने विलियम गोल्डिंग को लेकर के बात किया और दिखाया कि किस तरीके से उनकी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो नॉवेल है, वहां पर हम देख रहे हैं कि वो एक तरीके से क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाती है ऐसे कंट्रीज को लेकर के, एक जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे वो जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से इसी क्रम में कुछ बच्चे एक आइलैंड पर छोड़ दिए जाते हैं, यानी उनका प्लेन क्रैश होता है, वो वहां पर आते हैं और बाद में वो उस पूरे आइलैंड को जलता हुआ जला देते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मॉडर्न ड्रामा को। मॉडर्न ड्रामा एक ऐसा नाम है जहां पर हम देखते हैं कि पूरा रोमांटिक एज, यानी कि जो स्टार्ट होता है 1798 में, खत्म हुआ 1832, यहां से विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है और विक्टोरियन एज 1901 तक चलती है, यानी लगभग कितने साल तक, 100 सालों तक हम देखते हैं कि जो ड्रामा था, जो प्लेस थे, उनका एकदम से डिक्लाइन हो जाता है। चाहे वो आप कह सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या लोगों की ऐसी लाइफ हो चुकी थी कि जहां पर उनके पास ड्रामा जो कि परफॉर्म होने की चीजें हैं, वो सब देखने का या लिखने का टाइम नहीं था, या जो भी चीजें रही हो उनके पीछे। लेकिन इन पूरे 100 सालों में हम देखते हैं कि ड्रामा बिल्कुल भी, नाटकों को बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। लेकिन अब मॉडर्न एज में आकर के हम देखते हैं कि एक बहुत ही जोर शोर से नाटक फिर से एग्जिस्टेंस में आते हैं, और एक ही नहीं, अलग अलग तरीके के प्लेस को यहां पर लिखा जाता है। चाहे वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो, जिसमें हम देखते हैं कि दो नाम सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पिंटर का आता है, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एबी थिएटर का होता है, जहां पर हम देखते हैं कि W.B. येट्स और W.M. सिंज जैसे ऑथर्स आते हैं। या हम प्रॉब्लम प्ले को लेकर के बातें करें, जहां पर हमारे पास एक बड़ा नाम G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का था, जो कि प्रॉब्लम प्ले के सब टाइप, प्ले ऑफ आइडियाज, या जिसे हम डिस्कशन प्ले कहते हैं, उसको इन्होंने लिखा। या हम उसमें देखते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी जैसे ऑथर भी आए, जिन्होंने इस टाइप के प्लेस को लिखा। और इसी समय हम देखते हैं कि रिवाइवल ऑफ ग्रीक ड्रामा भी हुआ, यानी ग्रीक जो प्लेस थे वो किस पैटर्न पर लिखे जाते थे, इस चीज का भी रिवाइवल इस एज में होता है। और यही नहीं, हम देखते हैं कि टी.एस. एलियट ने बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट किया अपने प्लेज में। उन्होंने माइथोलॉजी को साइकोलॉजी से जोड़ा। जी हां, उन्होंने माइथोलॉजी को साइकोलॉजी से जोड़ा और दिखाया कि किस तरीके से जो शेक्सपियर के प्लेस थे उनका एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर था, और अब हमारे पास जो एलियट के प्लेस आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर के पैटर्न को फॉलो करने के बजाय अब क्या हो रहे हैं, एक तरफ से बिगिन हो रहे हैं और एक तरफ से एंड हो रहे हैं। यानी वो एलियट जो बातें करते थे कि हमें अपनी विल को, अपनी इच्छा को ईश्वर में सरेंडर कर देना है, तो इसी तरीके से इन्होंने अपने प्लेस को भी लिखा। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास दो ऑथर सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पिंटर हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि जो प्लेस लिखे गए उसमें एब्सर्डिटी दिखाई गई। एब्सर्डिटी का मतलब क्या है, मीनिंगलेसनेस, जहां पर इंसान क्या है, उसके सारे प्रयास जो हैं, जो अटेम्प्ट्स हैं, वो फ्यूटाइल हो रहे हैं, उनके एफर्ट्स जो हैं वो फ्यूटाइल हो रहे हैं। और इस तरीके की जो एब्सर्डिटी थी इंसान की वर्ल्ड वॉर के बाद में, उस एब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्लेस होने चाहिए थे जो खुद में क्या हो, एब्सर्ड हो। और इसी तरीके से हमारे पास वेटिंग फॉर गोडो या द बर्थडे पार्टी जैसे प्लेस आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत कम कैरेक्टर्स के द्वारा क्या होता है, अगर आप सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो पढ़ें या आप हैरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी को पढ़ें,
तो आप देखते हैं कि वहां पर बहुत मिनिमम कैरेक्टर्स के द्वारा उन प्लेस को लिखा जाता है और कई सारी चीजों को वहां पे दिखाया जाता है कि ना तो आप जिस चीज को देख रहे हैं उसका कोई मतलब है, यानी ये ऐसा ड्रामा था जो पर्पजलेस था। हालांकि इसको आपको कहना ठीक नहीं होगा कि पर्पजलेस है, यहां पर बातें ये हैं कि इसी एब्सर्डिटी को, इसी जो पर्पजलेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसी को दिखा करके वो आपसे ये फील कराना चाहते थे कि अब आप देख लीजिए कि आप कहां पर आ गए हैं, जहां पर एवरीथिंग इज नथिंग के जैसी हो गई है। इंसान की उस एब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हुआ इन प्लेस के द्वारा जो खुद में क्या हैं, एब्सर्ड हैं। प्रॉब्लम प्ले की बात करें, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो उन्होंने अपने प्लेस में उन कंटेम्पररी इश्यूज को रखा, चाहे वो क्या होता है प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है, व्यापार हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो विमेन की कंडीशन हो एक जो है पैट्रियार्कल समाज में, या जो भी चीजें हो। अगर आप जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस को देखते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान मजबूरी में आकर के कुछ गलत काम करता है, लेकिन उसकी, ठीक है, मजबूरी को नहीं देखा जाता, बाद में उसे सही या गलत है, सिर्फ इसी बिना पर हम क्या करते हैं, फैसला सुना देते हैं। जॉन गाल्सवर्दी का फेमस प्ले जस्टिस इस चीज को दिखाता है। और यहां पर बड़ा नाम जो जीबी शॉ का है, उनको भी 1925 में नोबेल मिलता है, नोबेल प्राइज, और जॉन गाल्सवर्दी को भी 1932 में नोबेल प्राइज मिलता है। डब्ल्यू बीट्स को 1923 में नोबेल प्राइज मिला, टीएस एलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला, सैमुअल बेकेट को 1969 में नोबेल प्राइज मिलता है, और इसी क्रम में आते हैं हैरोल्ड पिंटर, जिनको 2005 में जाकर के नोबेल प्राइज मिलता है। यानी जो भी ड्रामा लिखा गया मॉडर्न एज में, यहां पर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो प्लेराइट्स हैं लगभग ऑलमोस्ट वो एक काफी अच्छी टेक्निक को, एक बहुत ही बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट को अपने प्लेज में इस्तेमाल कर रहे थे। They was using the modernistic techniques in their plays, and these techniques were unnoticed by the previous dramatists. Here in this age we come to know that psychology also had a deep impact on human beings. That's why T.S. Eliot wrote the plays like Murder in the Cathedral or The Birthday Party. In his play Murder in the Cathedral, he represents that how a person who has the will to become a martyr in his unconscious layer can attempt to become even a martyr too. But here he shows that in his sermon, means in the interlude of the play, he predicts that Thomas Becket somehow weed off his desire to become martyr. It's a very wonderful play, though it is very complex too. But T.S. Eliot always said that the complexity and obscurity are the characteristics of modern literature. That's why his poems, whether it is The Wasteland, Journey of the Magi, Ash Wednesday, Portrait of a Lady, and Burnt Norton, everywhere he represented the obscurity and complexity of the human life. George Bernard Shaw always talked about the contemporary issues, the classes. It classes maybe between the white and the black. It classes maybe between a lower class and an upper class. It class maybe of a woman who is struggling for her existence in the society, like Saint John. Saint John, who fought for the country, for her own country, France, but ultimately it was France which burnt her in the charge of heresy, because the society which has patriarchy in dominant form cannot accept a woman more brave, more rational than to them. यानी कि एक ऐसा समाज जो कि पैट्रियार्की से बंधा हुआ है, वो किसी भी ऐसी महिला को स्वीकार नहीं कर सकता है जो कि उनसे ज्यादा बेहतर करती हो। तो आइए आज के अपने जो है प्ले में देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि हमने किस तरीके के प्लेस को चुना है मॉडर्न प्ले को डिफाइन करने के लिए। तो आइए देखते हैं। The drama which had suffered steep decline
during the Victorian age was revived with great force at the beginning of the 20th century. At the beginning of the 20th century, major types of plays prevalent at the time of modern age are. कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. The first of all is problem play. Problem play, and the term was coined by Sidney Grundy. Who coined the term? Sidney Grundy. It's a very famous name in the problem plays, and you know these plays were the realistic kind of drama. How realistic kind of drama? Henrik Ibsen, you know the big name in the problem plays. Henrik Ibsen, Norwegian playwright. From where he belongs? He belongs to Norway. ठीक है, Norwegian playwright popularized realism in drama. A problem play, what actually it is? A problem play is a type of drama. एक ऐसे ड्रामा का प्रकार है that has a contemporary social problem, यानी कि उस समकालीन, क्या होता है, समकालीन सोशल सामाजिक कोई समस्या होती है एज इट्स सेंटर, इसके सेंटर में, ऑफन फेस्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट, और प्रायः इसे कौन फेस करता है? प्रोटैगनिस्ट. और एक बात यह भी है कि यहां पर प्रॉब्लम प्लेस में हम जिन प्रोटैगनिस्ट को पाते हैं वो यूजुअली ऑथर के माउथ पीस कैरेक्टर भी होते हैं. कैसे? माउथ पीस कैरेक्टर. माउथ पीस कैरेक्टर. द प्ले यूजुअली ऑफर्स अ सॉल्यूशन टू द इशू. ठीक है, प्ले क्या करता है? यूजुअली प्रायः एक सॉल्यूशन को ऑफर करता है. ठीक है, दैट अपोजेस द डोमिनेंट सोसाइटल ओपिनियन, जो क्या होता है? विरोध में होता है उस समय की जो समाज होता है उसकी जो राय होती है उसको लेकर के. इट ऑफन यूजेस, प्रायः इस्तेमाल करता है, अ कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स द ऑथर्स वॉइस, जो ऑथर की वॉइस को, यही जो मैंने आपसे बताया माउथ पीस कैरेक्टर की बात है, माउथ ऑथर्स वॉइस, एंड प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन, और हल को, ठीक है, प्रोवाइड करता है एज द प्लॉट प्रोग्रेसेस, जैसा कि प्लॉट क्या होता है वो प्रोग्रेस करता है. द इश्यूज और प्रॉब्लम्स रेज्ड इन द प्लेज, यानी कि जो समस्याएं या प्रॉब्लम्स प्लेज में उठाई गई हैं, कैन बी रिलेटेड टू एनी रिलेवेंट कंटेम्पररी एंड प्रेसिंग सोशल, पॉलिटिकल और मोरल सब्जेक्ट मैटर, यानी जो भी यहां पर प्रॉब्लम्स उठाई गई हैं वो जुड़ी हो सकती हैं किससे? टू एनी रिलेवेंट, यानी कि उस समय की जो रिलेवेंट कंटेम्पररी एंड प्रेसिंग सोशल, पॉलिटिकल और मोरल सब्जेक्ट मैटर, यानी वो सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक सब्जेक्ट मैटर से जुड़ी हो सकती हैं. द प्रॉब्लम प्ले फॉल्स इन दिस कैटेगरी, और प्रॉब्लम प्ले इसी कैटेगरी में आता है. जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गाल्सवर्दी आर इन्फ्लुएंस्ड विद इट, वो इससे प्रभावित हैं. आगे बढ़ते हैं प्ले ऑफ आइडियाज पे. सब टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्ले, ये क्या होता है? प्रॉब्लम प्ले का एक सब टाइप होता है जिसे हम डिस्कशन प्ले कहते हैं. यहां पर क्या होता है? दो कैरेक्टर में इतनी ज्यादा डिस्कशन होती है कि क्या होता है कि जो असल प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है, जो डिस्कशन होता है वो डोमिनेंट हो जाता है. और ये किसके प्लेस में आता है? जीबी शॉ के प्लेस में, क्योंकि वो खुद क्या थे? एक प्रोपेगेंडिस्ट. क्या थे? प्रोपेगेंडिस्ट. ठीक है, अगला है पोएटिक प्लेस. क्या नाम है? पोएटिक प्लेस. एंड टीएस एलियट वाज अ मेन ड्रामेटिस्ट. टीएस एलियट क्या थे? वो मुख्य ड्रामेटिस्ट थे. हु गेव इंपॉर्टेंस टू पोएटिक प्लेस, जिन्होंने पोएटिक प्लेस को इंपॉर्टेंस दी. पोएटिक प्लेस इससे पहले भी चलन में थे. शेक्सपियर के कई सारे प्लेस या बहुत सारे प्लेस क्या हैं? वो जो है पोएटिक प्लेस हैं. और अब यहां पर हम देखते हैं कि टीएस एलियट ने क्या किया? फिर से यहां पर पोएटिक प्लेस को इंट्रोड्यूस किया. ही अडॉप्टेड ग्रीक मॉडल ऑफ प्लेस. उन्होंने क्या किया? ग्रीक मॉडल ऑफ प्लेस को अडॉप्ट किया. जैसे मैं बताता हूं आपको कि अगर आप शेक्सपियर के प्लेस को देखेंगे तो शेक्सपियर गेव अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर ऑफ हिज प्लेस. मुझे थोड़ा सा गोला सही से कम बना तो आप समझ लीजिएगा. क्या होता है कि उन्होंने क्या किया? पैराबोलिक स्ट्रक्चर दिया प्लेस का, और उनके प्लेस जो हैं वो 5 भागों में डिवाइडेड हैं. 3, 4, 5. ठीक है, क्या होता है? उनके प्लेस जो हैं वो 5 भागों में डिवाइडेड हैं. सबसे पहले क्या होता है? यहां पे एक्सपोजिशन.
क्या होता है, एक्सपोजिशन, यानी चीजें एक्सपोज होती हैं। अगर आप शेक्सपियर के प्लेस को देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, वहां चीजें एक्सपोज हो रही हैं। When shall we three meet again? In thunder, lightning or in the rain? When the hurly burly is done, when the battle is lost or won. मैं फिर से बना देता हूं इसको, थोड़ा सा येलो यहाँ पे कम ठीक सटीक रहता है व्हाइट बैकग्राउंड पे। तो ये है पैराबोलिक स्ट्रक्चर की बात करें, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है शेक्सपियर के प्लेस का वो क्या होगा, एक्सपोजिशन। उसके बाद दूसरा जो होता है वो राइजिंग एक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, राइजिंग एक्शन का। तीसरा जो पार्ट है वो क्लाइमैक्स का है। क्लाइमैक्स का मतलब जहां से चीजें डिक्लाइन की ओर जा रही हैं। और उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है वो फॉलिंग एक्शन का काम करेगा। कैसा काम करेगा, फॉलिंग एक्शन का। और लास्ट वाला जो होता है ये क्या है आपका, डिनोमेंट। डिनोमेंट, ठीक है, या अगर ये ट्रेजेडी हुआ तो ये कैटास्ट्रोफी इसको मान लीजिए। लेकिन लास्ट वाला हम क्या मानेंगे, डिनोमेंट ही मान लेते हैं, क्योंकि डिनोमेंट का मतलब ये हुआ कि चाहे वो उसकी एंडिंग हैप्पी हो रही है या ठीक है सैड एंडिंग हो रही है, इससे फर्क उसका नहीं पड़ रहा है। तो अब यहां पे देखिए कि ये तो शेक्सपियर का पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। अब यहां पे टीएस एलियट ने क्या माना कि ये जो चीज है, जो परवलया है, ठीक है, ये जो गोला है वो काम कर रहा है किसको लेकर के, ह्यूमन बीइंग्स के समय को, ह्यूमन बीइंग्स टाइम। अगर आप देखते हो पहले सीरियल आता था ओम नमः शिवाय, तो उसके पीछे क्या होता था, उसके पीछे क्या होता, जब सीरियल शुरू होता था तो वहां पे एक चक्र बन करके आ जाता था और उस चक्र में यह बोला जाता रहता था मैं समय हूं, मैं समय हूं, इस तरीके की बातें करता था वो। यानी ये जो टाइम की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, कहां से ली गई है, ठीक है, ये एक ह्यूमन की जो साइकिल है, ह्यूमन बीइंग्स की जो साइकिल है, उसमें आप देखेंगे भी कि आज ये फैशन रहा है, वो हट जाता है, फिर दूसरा फैशन आता है, फिर तीसरा आता है, लेकिन फिर हट करके वो आ जाता है। ऐसी चीजें साइक्लिक ऑर्डर में चल रही होती हैं, किसकी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के टाइम को। और ये लिया गया था कहां से, बुद्धिज्म के धर्म चक्र प्रवर्तन से। धर्म चक्र प्रवर्तना से, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन से। ये हो गया समय इंसान का। इसलिए टीएस एलियट के जो प्लेस हैं वो क्या होते हैं, टीएस एलियट बात करते हैं कि समय जो है वो मूव कर रहा है, हर इंसान को अपनी लाइफ में वो सेंटर ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए, वो सेंटर ढूंढना चाहिए। और इस सेंटर से क्या होता है, इस सेंटर से अगर हमें मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ का आखिर लक्ष्य क्या है। और इसी तरीके से क्या होता है, यहां पर ये इंसान की लाइफ चल रही है, ह्यूमन बीइंग्स की, और ये गॉड की लाइफ चल रही होती है। किसकी लाइफ है, ये गॉड की लाइफ। अगर मैं इसको मिटा दूं राइजिंग एक्शन को, तब आप समझेंगे क्या है ये गॉड की लाइफ चल रही है इस तरीके से। क्या गॉड की लाइफ साइक्लिक ऑर्डर में नहीं चलती है, वो एक जो है सिरे से स्टार्ट होती है और एक सिरे से एंड। और इसलिए आप देखेंगे टीएस एलियट के जो प्लेस हैं वो लगभग 2 भागों में डिवाइडेड हैं, एक्ट 1 और एक्ट 2। एक्ट 2। और क्या होता है कि जब ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ, इंसान की जो लाइफ है वो गॉड की लाइफ से जाकर के मिलती है, टकराती है, तो वो एक होली क्रॉस का निर्माण कर रही है। आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ठीक है क्रॉस का निर्माण किया जा रहा है एक यहां पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये दिखाता है डिविनिटी को, गॉड को। और यही बातें हैं कि इंसान को अपनी लाइफ को, ठीक है, ईश्वर की लाइफ में सरेंडर कर देना है। यही बातें वेस्टलैंड सिखाता है, यही बातें मर्ड इन द कैथेड्रल में टॉमस बैकेट मैसेज दे रहे हैं। और इसी चीज को फैमिली रियूनियन में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो हैरी है उसका भी अल्टीमेट पर्पस यही है कि वो जाकर के अपनी विल को गॉड में, ठीक है, सरेंडर कर देगा और वो चला भी जाता है इसीलिए छोड़ करके। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए और इसको आप कहीं लिख भी सकते हैं, कहीं पर कोई सब्जेक्टिव अगर बात आ रही है तो वहां पर, ठीक है। अब यही है ग्रीक मॉडल ऑफ प्लेस एंड ऑफ द मेजर विक्टोरियन पोएट्स लाइक टेनिसन एंड ब्राउनिंग हैड अटेम्प्टेड द पोएटिक और रोमांटिक ड्रामा। यानी कि मेजर जो
ड्रामेटिक राइटर, सॉरी कौन कौन सा राइटर, विक्टोरियन राइटर टेनिसन या ब्राउनिंग ने क्या किया, अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था, और रोमांटिक ड्रामा बट देयर वर मोर पोएटिक देन ड्रामा, बट देयर वर मोर पोएट्री, लेकिन इनके प्लेस में पोएट्री ज्यादा थी, ड्रामा क्या था वो कम था। दस इसलिए देयर वाज प्रैक्टिकली नो ट्रेडिशन ऑफ द पोएटिक ड्रामा एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इसलिए 20वीं सदी की शुरुआत में कोई भी क्या था, परंपरा नहीं थी पोएटिक ड्रामा की। 20वीं शताब्दी में पोएटिक ड्रामा ऑफ द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक का जो पोएटिक ड्रामा था ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, वाज देयरफॉर, इसलिए हो क्या हो गया, एक रीबर्थ, रीबर्थ एक पुनः जन्म होता है इसका, ठीक है, अ न्यू क्रिएशन, एक नई क्रिएशन था ये, विद द पोएटिक ड्रामा ऑफ टी.एस. एलियट, ड्रामा किसका, टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट के जो प्लेस हैं उनमें आप देखेंगे तो पोएट्री, नाउ माय वे इज क्लियर, नाउ इज द मीनिंग प्लेन, टेम्पटेशन शैल नॉट कम इन दिस काइंड अगेन, द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू डू राइट डीड फॉर रॉन्ग रीजन। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लाइंस राइम कर रही हैं, और मर्डर इन द कैथेड्रल की लाइन है, किसकी स्पीच है, आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे इस चीज को लेकर के कि हाँ ये किसकी स्पीच है, ठीक है। और दिस स्कूल सॉट टू रिवाइव द ट्रू एसेंस ऑफ पोएट्री, इमेजिनेशन, कल्पनाओं को, पैशन ऑन द स्टेज, कहां पर, स्टेज पर, दो वर्स वॉज द नेचुरल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यद्यपि जो वर्स थी वो एक नेचुरल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऑफ मेनी ऑफ द ड्रामेटिस्ट, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट की, हु वर पोएट्स, देयर वर अदर्स, कई सारे भी थे, हु रॉट इन पोएटिक प्रोज, जिन्होंने क्या किया, पोएटिक प्रोज में चीजों को लिखा। सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ द पोएटिक ड्रामा इन इंग्लैंड, कुछ और जो पोएटिक ड्रामा के कंपोनेंट से एक्सपोनेंट थे वो कौन है, देखिए, स्टीफन फिलिप्स, मैसफील्ड, गॉर्डन बॉटमली और जॉन ड्रिंकवाटर एंड लॉर्ड डंसनी, ये भी नाम क्या हैं, ये सारे फेमस हैं पोएटिक प्लेज में। ऑल ऑफ देम वर मेजर पोएट्स ऑफ द टाइम हु टर्न टू द स्टेज, ये सारे क्या थे, अपने टाइम के मेजर पोएट्स थे, बेसिकली क्या थे, पोएट्स थे, लेकिन ये क्या हुए, टर्न टू स्टेज, स्टेज मतलब कि प्ले राइटिंग, या आप कह सकते हैं ड्रामा राइटिंग की ओर ये रुख करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्ले का कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री एंड बायोग्राफिकल प्लेस, हिस्ट्री एंड बायोग्राफिकल प्लेस, और सबसे फेमस इसमें है क्या, कौन सा, सॉ का सीजर एंड क्लियोपाट्रा। अगर आप इस प्ले को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर क्या हो रहा है कि सीजर, ठीक है, एक जगह पे बैठा हुआ है, बूढ़ा हो गया है वो, क्लियोपाट्रा वहां से गुजर रही है, और सीजर उसको सलाह देता है किस तरीके से तुम्हें फाइट करना है, लड़ना है। बहुत ही फेमस कहानी है ये, अगर आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, आप इस प्ले को पढ़ेंगे तो आप एकदम से रोमांचित हो जाएंगे किस तरीके से वहां पर रोमन जो माइथोलॉजी है या जो रोमन हिस्ट्री है उसको लेकर के जीबी सॉ ने इस प्ले को लिखा है। अनदर ट्रेंड, एक दूसरा ट्रेंड आया इसमें, ठीक है, विजिबल इन द मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, जो कि क्या था, विजिबल था मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में, इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग हिस्ट्री, क्या है, इतिहास को इस्तेमाल करना, एंड बायोग्राफी, और बायोग्राफी को इस्तेमाल करना फॉर ड्रामेटिक टेक्निक, इसके लिए, ड्रामेटिक टेक्निक के लिए। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल प्लेस, बहुत सारे क्या है, खूबसूरत ऐतिहासिक और बायोग्राफिकल प्लेस लिखे गए इन मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर, मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर में। सॉ का यानी जीबी सॉ का सीजर एंड क्लियोपाट्रा आर हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है, आर की जगह पे आप कह सकते हैं इस लिख दीजिए, इज हिस्टोरिकल प्लेस प्ले ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और इसके अलावा इनका प्ले सेंट जॉन भी कैसा है, वो एक फेमस बायोग्राफिकल प्ले है, ठीक है। और कौन, जॉन ड्रिंक वाटर्स, अब्राहम लिंकन एंड मैरी स्टुअर्ट आर ऑल्सो हिस्टोरिकल प्लेस, ये भी उनके क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ठीक है। आयरिश मूवमेंट, जिसके बारे में हमेशा आपसे बात करता हूं, आयरिश मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ एबी थिएटर, या जिसे हम नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड भी कहते हैं, नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड भी से हम कहते हैं, एबी थिएटर, जे.एम. सिंज, W.B. ईट्स, लेडी ग्रेगरी, ये सब क्या थे, बड़े नाम थे इस
फॉर्म के अगला नाम है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन। किसने किया? मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कॉइन किया। क्या नाम है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी एब्सर्डिटी का मतलब मीनिंगलेसनेस, meaninglessness means they produce such kind of drama which conveyed no message, it is possible? No, it is not possible, because any literature, ठीक है, क्या होता है? it comes with a purpose, with a definite purpose, and the purpose of this kind of drama was to project the absurdity of human mind, that how they have become inactive, that how their efforts are useless। इसको लेकर के एक छोटी सी कहानी है। क्या होता है? मिथ ऑफ सिसाइफस। अगर आप देखेंगे मिथ ऑफ सिसाइफस, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि मिथ ऑफ सिसाइफस को किसने दिया था? मिथ ऑफ सिसाइफस किसने दिया? आप लोग बताइएगा कमेंट के जरिए। क्या हो रहा है मिथ ऑफ सिसाइफस में कि एक आदमी है जिसको एक टास्क दिया गया है, आप कह सकते हैं श्राप दिया गया है उसे, कि वो क्या करेगा? वो एक पत्थर है, उसको पहाड़ी तक उसे क्या करना है? लुढ़का करके लेके जाना है और उस पहाड़ी के उस पार फेंकना है। पहाड़ी के उस पार उस पत्थर को फेंकना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये काम उसे सूरज ढलने से पहले कर लेना है। और सिसाइफस क्या करता है? वो रोज, ठीक है, क्या करेगा? उस जो है पत्थर को लेकर के जाएगा, ठीक है, और क्या करता है? वहां से पत्थर को लुढ़काने ही वाला होता है, तभी क्या करता है? वहां पे वो देखता है कि सूरज ढल गया है, और पत्थर सूरज ढलने पर क्या होता है? फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है जहां पर से वो, ठीक है, उसको लुढ़काना शुरू किया गया था। अब ये जो सिसाइफस है वो डेली बेचारा इस काम को कर रहा है, क्योंकि वो रोज, उसको श्राप मिला हुआ है, रोजाना वो इस काम को कर रहा है, लेकिन आज तक उस पत्थर को वो उस पहाड़ी के उस पार नहीं फेंका है। तो ये कैसा काम कर रहा है? वो एक ऐसा काम कर रहा है जो एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और सिसाइफस भी जान गया है कि वो कर नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया है? उसने इस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, एब्सर्डिटी है, हम इसको एंजॉय करेंगे। वो बढ़िया से आराम से लुढ़काएगा, जब मन करेगा लेट जाएगा, जब मन का बीड़ी पिएगा, फिर उसके बाद कोई और काम करेगा, खेलेगा, थोड़ा सा क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट तो मान लीजिए नहीं खेल पाएगा, अकेले कोई गेम खेलेगा, लड़ेगा अपनी परछाई से, फिर लुढ़काएगा उसको, फिर उसके बाद लेके चला आता है। तो ये क्या हुआ है? उसके लाइफ अब एब्सर्ड हो गई है, और उस एब्सर्ड में उस मीनिंग को देख रहा है कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन टू हिम। सुसाइड उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अमर है, उसको करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करना है? जब सुसाइड ऑप्शन नहीं है तो क्यों ना मजे लेकर के इस काम को किया जाए, क्यों एक भार की तरीके से हम लेकर के चलें। तो ये थी, ठीक है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ह्यूमन लाइफ बिकेम इसेंशियली एब्सर्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। This is a definition of M.H. Abrams, that human life became essentially absurd after the Second World War, and this absurdity could be represented only in such type of place which themselves are absurd, जो खुद में क्या हो? absurd हो। और आगे आप देखेंगे कि वहां पर बताता है कि ह्यूमनिज्म suppressed this concept that that human beings are क्या हैं? जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पैदाइशी पतित हैं, बुराइयों की तरफ वो अट्रैक्ट ही होंगे, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, वो बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट ही होंगे। और वो अट्रैक्ट ना होते तो हम यहां पर नहीं होते। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग एडम और ईव वो इसीलिए आ गए क्योंकि वो बुराई की तरफ अट्रैक्ट हुए। सैटन ने तो इन्वोक किया, असली काम तो उन्होंने किया ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो उसी चीज को डिनोट कर रहे हैं कि ये इंसान को सिखाया गया, ह्यूमनिज्म ने, मानवतावाद ने इस कॉन्सेप्ट को दबाए रखा कि क्या है, हम पैदाइशी पतित हैं। उसने बताया कि अगर तुम बेहतर करोगे तुम सुपरमैन बन जाओगे। बेफालतू का हमारे पास आइडियलिज्म था, बट वर्ल्ड वॉर सेटर्ड अवे ऑल दिस काइंड ऑफ आइडियलिज्म। और जो एब्सर्डिटी आई उसी को इन प्लेस ने दिखाया, उन्होंने इस प्लेस को दिखाया इन प्लेस ने। ठीक है, देखिए हैरोल्ड पिंटर एंड सैमुअल बेकेट, ठीक है, दो नाम बड़े हैं इसमें।
द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ मूवमेंट मेड ऑफ मेनी डाइवर्स प्लेस, कई सारे डाइवर्स प्लेस को लेकर के, मोस्ट ऑफ विच वर रिटन बिटवीन 1940 एंड 1960, जो 1940 या 1960 के बीच में लिखे जाते हैं। When first performed, जब पहली बार इसका मंचन होता है, these plays shocked their audiences, इन प्लेस ने क्या किया, नाटकों ने अपनी ऑडियंस को एकदम से चौंका दिया, शॉक्ड कर दिया, as they were startlingly different than anything that had been previously staged, यानी कि इसके पहले जिन टाइप के नाटकों का मंचन हुआ था ये सब उससे बिल्कुल अलग थे। इनफैक्ट यहां तक कि मेनी ऑफ देम, कई सारे उसमें से, वर लेबल्ड एज एंटी प्लेज, कई सारे प्लेस को क्या माना जाता है कि वो क्या हैं, एंटी प्लेज हैं। इन एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन दिस, ठीक है, एक प्रयास में कि ये क्या है, रेडिकल मूवमेंट, मार्टिन एस्लिन कॉइन्ड द टर्म द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, उन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इन हिज 1960 बुक, अपनी कौन सी किताब, 1960 वाली किताब में, ऑफ द सेम नेम, जो कि उसी नाम से ही पब्लिश थी। ही डिफाइंड इट एज सच बिकॉज ऑफ ऑल द प्लेस एम्फसाइज्ड, उन्होंने इसको ऐसा डिफाइन किया क्योंकि उस समय के जो प्लेस थे एम्फसाइज द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, जो कि मानव की जो कंडीशन है उसकी एब्सर्डिटी को डिफाइन कर रहे थे। Whereas we tend to use the word absurd synonymously with ridiculous, और हम क्या करते हैं, हम absurd, ठीक है, जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं ridiculous से, यानी हास्यास्पद से। एस्लिन was referring to the original meaning of the word, और एस्लिन क्या कर रहे थे, वो ओरिजिनल मीनिंग को बता रहे थे इस वर्ड के, और वो क्या थी, देखिए, आउट ऑफ हार्मनी विद रीजन और प्रॉपराइटी इलॉजिकल, यानी कि ये जो ऐसे प्लेस हैं वो आउट ऑफ हार्मनी हैं विद रीजन और प्रॉपराइटी, यानी इंसान का जो तर्क है वो सब कुछ यहां पे फेल हो गया है। पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ऐसी चीजें पूछे जा रही हैं, और प्रॉपराइटी, और ये कैसा है, इलॉजिकल है, अतार्किक हैं ये सारे प्लेस। इसेंशियली ईच प्ले रेंडर्स मैन्स एग्जिस्टेंस एज इलॉजिकल, इसेंशियली क्या है कि हर प्ले क्या करता है, रेंडर्स मैन्स एग्जिस्टेंस एज इलॉजिकल, वो इंसान के अस्तित्व को समझाता कैसे, अतार्किक, एंड मोरओवर, और मीनिंगलेस, और क्या है वो, बेकार है। दिस आइडिया वाज अ रिएक्शन टू द कोलैप्स ऑफ मॉर्टल रिलीजियस पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, और ये जो विचार था ये एक रिएक्शन की तरीके से था, किसको लेकर के, और टू द कोलैप्स ऑफ, कि पतन हो रहा है, मोरल नैतिक, रिलीजियस धार्मिक, पॉलिटिकल राजनैतिक, एंड सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक स्ट्रक्चर्स का, ये सारी जो हैं, जो चीजें हैं, वो सारे जो फिनोमिना हैं, सबका पतन हो रहा है फॉलोइंग द 2 वर्ल्ड वार्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, 2 वर्ल्ड वार ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के 2 विश्व युद्धों के बाद, ठीक है। अगला टाइप है यूज ऑफ माइथोलॉजी, ठीक है, यूज ऑफ माइथोलॉजी, यानी बहुत सारे प्लेस हैं जहां पर माइथोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, कौन सा, मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल, रिवाइवल ऑफ कोरस, रिवाइवल ऑफ कोरस भी हुआ, ठीक है, इसमें रिवाइवल ऑफ कोरस, और क्या, 1 एक्ट प्ले, ठीक है, 1 एक्ट प्ले, जिसमें कौन सा है, द हेरी एप बाय यूजीन ओ नील, ठीक है, द हेरी एप बाय यूजीन ओ नील, इस टाइप के प्लेस को भी यहां पर लिखा गया, ठीक है। और रिवाइवल ऑफ कोरस के बारे में क्या होता है कि कोरस क्या है, कोरस के बारे में आपको बता दूं, कोरस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है, क्या होता है कि एक लोगों का समूह होता है सिंगिंग और डांसिंग में, जो क्या करते हैं, ठीक है, वो गांव में होने वाले, सबसे पहले कोरस का इन्वेंशन कहां पर था मैं आपको बताता हूं। कोरस का इन्वेंशन सबसे पहले क्या होता है, ग्रीक थिएटर में हुआ, कहां पर, ग्रीक थिएटर में, क्योंकि इन नाटकों का मंचन क्या होता था, हिल्स पर, पहाड़ियों पर होता था, पहाड़ियों पर होता था, और ऑडियंस को सुनाने के लिए, अगर वो पहाड़ी पर हो रहा है तो ऑडियंस सुनेगी कैसी, इस चीज के लिए क्या किया गया, कोरस को रखा गया। कोरस वहां पर से गाते हुए बजाते हुए बताते थे कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, और जो कैरेक्टर्स होते थे वहां पर, पात्र जो होते थे, वो मुखौटा लगा करके
मास्क लगा करके ये डिनोट कराया जाता था कि ये ठीक है बुरा इंसान है या ये अच्छा इंसान है। जो बुरा इंसान मर्डर हो रहा था उसके जो है पूरे आंख के नीचे से ऐसे ब्लड को दिखाया जाता था और इससे नीचे की ऑडियंस जो थी वो समझ जाती थी कि क्या है, ये मर्डर है। बाद में इसका जो है स्वरूप बदलता है और कोरस का इस्तेमाल क्या किया जाने लगा, उसको जो है गांव में किसी इवेंट को, ठीक है, गांव में कोई इवेंट है उसको लेकर के बताना, जैसे मुनादी होती है तो तब लाउड स्पीकर तो हुआ नहीं करते थे, तो वो इस तरीके से गांव में जा करके बताते थे लोगों को कि हाँ फला गांव में यानी फला जगह पर कोई जो है नाटक का या किसी जो है एक सामूहिक कोई आयोजन किया गया है जिसमें आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस टाइप की बातें वहां पर की जाती थी। बाद में इसको नाटकों में इस्तेमाल किया गया। और क्या होता है कि एक तो कोरस होते ही है, लेकिन कोरस क्या होते हैं, वो प्ले का जो एक्शन होता है, नाटक का जो एक्शन होता है उससे वो अलग होते हैं। ठीक है, वो उससे क्या है, अलग हैं। जब क्लाइटेमनेस्ट्रा क्या होती है, वो अपने हस्बैंड, क्या है हस्बैंड का नाम, एगमेम्नॉन, उनको मारने वाली है, तो कोरस बोल रहे कि एगमेम्नॉन का मर्डर होने वाला है, मर्डर होने वाला है, वो वहीं पर है, लेकिन क्योंकि वो उसके एक्शन से अलग है, उसको उसका कैरेक्टर नहीं माना जाता है, इन बातों का कोई भी फर्क वहां पे नहीं पड़ता है। तो कोरस का काम ये था प्ले में। वो आगे आने मतलब प्ले में, नाटक में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी एक जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में, जो कैरेक्टर्स हैं और जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस है उसके बीच की जो क्या है, कम्युनिकेशन है, या आप कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता होती है, उसको वो खत्म करते हैं। यानी वो बताते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, और सामने की ऑडियंस ये समझ जाती है कि हां क्या वहां पर प्ले में चल रहा है। और एक सिंगल मैन कोरस का भी कॉन्सेप्ट आया है। कैसा, सिंगल मैन कोरस का भी कॉन्सेप्ट है। जिससे अगर आप प्ले को देखेंगे, हैवदना, कौन सा प्ले है, हैवदना, जो कि एक इंडियन प्ले है, हैवदना, जिसको गिरीश कर्नाड ने लिखा हुआ है, तो वहां पर आप देखेंगे कि सिंगल मैन कोरस भी है, सिंगल मैन कोरस भी है। और वहां पर क्या होता है कि सिंगल मैन कोरस में हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर उसका जो कोरस है वो कौन है, भागवत है। कौन है उसका कोरस, भागवत है, जो कि सिंगल मैन कोरस का काम कर रहा होता है। तो वो क्या है, वो सिंगल मैन कोरस है। गिरीश कर्नाड ने उसको सिंगल मैन कोरस की तरीके से भागवत को रखा है, जो कि बता रहे हैं कि हाँ यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, और टीएस एलियट की अगर बात करें, किसकी बात करें, बात अगर टीएस एलियट की करें, तो उन्होंने टिपिकल कोरस से हट करके, टिपिकल कोरस से हट करके क्या किया, उन्होंने कॉमन मैन को, कॉमन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, मैन नहीं बात करेंगे, मैन बात करना मतलब एक जेंडर बायस्ड होने की बात करना, कॉमन ह्यूमन बींग्स को उन्होंने अपना कोरस बनाया। मर्डर इन द कैथेड्रल की अगर बात करें, मर्डर इन द कैथेड्रल, MITC मतलब मर्डर इन द कैथेड्रल, तो वहां पर क्या हो रहा है, कैंटरबरी गांव की, कैंटरबरी गांव की जो विमेन हैं, औरतें हैं, वो वहां की कोरस का काम कर रही हैं। अगर आप द फैमिली रियूनियन, TFR, उसके बारे में आप बात करेंगे, तो हैरी के जो अंकल और आंट हैं, हैरी के जो अंकल और आंट हैं, वो क्या करते हैं कि कोरस का फॉर्म कर लेते हैं, वो कोरस को फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो सिंगल मैन कोरस का भी कॉन्सेप्ट है। और ये एक कोरस का कॉन्सेप्ट नया है कि एक टिपिकल कोरस यानी गाने बजाने वाली कोरस के से हट करके हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे कोरस को दिखा रहे हैं जो कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात किया मॉडर्न ड्रामा को लेकर के, किस तरीके से थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, रियलिज्म जो है, ठीक है, रियलिस्टिक ड्रामा का टाइप, प्रॉब्लम प्ले जो है, पोएटिक प्लेस जो है, और कौन कौन से हैं चीफ ड्रामेटिस्ट जो इन सब जो है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। अब हम इंडिविजुअली एक एक ड्रामेटिस्ट को डील करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।